गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज के हमारी इस क्लास में मैं आपसे नेवी, एयरफोर्स और एनडीए में आने वाला मैथ्स का एक टॉपिक है द्विघात समीकरण, वो डिस्कस करता हूँ। हम पहले उसके बारे में कुछ पढ़ते हैं, फिर हम उससे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, आप सभी ने पढ़ा है कि द्विघात समीकरण एक चर में जो है वो ax² + bx + c = 0 होती है। और यहाँ पर ये द्विघात समीकरण इसलिए कहलाती है क्योंकि जो चर है यानी x है उसकी अधिकतम घात यहाँ पर कितनी है, 2 है। और ये जो हम a, b और c यूज़ करते हैं यहाँ पे, ये सब क्या है, ये कांस्टेंट्स है यानी कि अचर है जिनका हम प्रयोग कर रहे हैं। और उनमें से a का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि यदि a का मान 0 हो जाएगा तो फिर ये द्विघात ना होकर एक घात की समीकरण हो जाएगी, यानी रैखिक समीकरण में ये बदल जाएगी। ठीक है, फिर इससे आगे जब हम बढ़ते हैं तो इसका हल करने की बात आती है, जिसे हम कह सकते हैं कि मूल ज्ञात करना या शून्यक ज्ञात करना। ये तीनों एक ही अर्थ निकलते हैं, तीनों के हल ज्ञात करें, मूल ज्ञात करें या शून्यक ज्ञात करें। इन तीनों का अर्थ क्या है कि x के ऐसे मान पता करो जो इस समीकरण को क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे। ऐसे मुझे कितने मान प्राप्त होंगे, 2 मान प्राप्त होंगे। 2 क्यों प्राप्त होंगे? क्योंकि ये द्विघात समीकरण है, इसलिए इसके 2 हल मौजूद होंगे। और उन दोनों को नॉर्मली हम जो है एक को अल्फा और एक को बीटा से दर्शाया करते हैं। क्लियर है आपको? अब इन्हें हम कैसे पता करेंगे वो देखते हैं। इन्हें मान लीजिए मुझे ज्ञात करना है, तो मेरे पास एक तो ऑप्शन है गुणनखंड का, कि मैं गुणनखंड करूं और फिर पता करूं। जैसे मुझे कोई द्विघात समीकरण दे दिए जाए तो मैं इसके गुणनखंड करके इसके हल ज्ञात कर लूं। जैसे मैंने यह गुणनखंड किए, x - 1 और x - 2 आ गए, और फिर वहाँ से हल आ गया 1 और 2। ठीक है, या फिर दूसरा ऑप्शन मेरे पास है कि मैं श्रीधराचार्य को यूज़ करूं। श्रीधराचार्य को यूज़ करें तो डायरेक्ट फॉर्मूले से जो है हम हल ज्ञात कर सकते हैं। और फॉर्मूला क्या है उन्हें ज्ञात करने का? -b ± √b² - 4ac/2a, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से भी हम हल ज्ञात कर सकते हैं, यदि गुणनखंड नहीं हो पा रहे हैं तो भी, और हो पा रहे हैं तो भी। यदि गुणनखंड होते हैं तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम गुणनखंड से ही ज्ञात कर लें, और यदि गुणनखंड नहीं हो पा रहे हैं तो फिर हम श्रीधराचार्य का सूत्र यूज़ करके जो है हम हलों को या मूलों को ज्ञात कर सकते हैं। अब आप ये देखिए कि इस फॉर्मूले में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पद है, वो क्या है? ये b² - 4ac, ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये क्या करता है आपको पता है? ये जो मूल आने वाले हैं उनकी स्थिति, उनकी प्रकृति को डिसाइड करेगा कि वो मूल किस तरह के हैं, क्योंकि ये रूट में स्थित पद है। इसका मान धनात्मक होने, ऋणात्मक होने या 0 होने की वजह से अलग अलग स्थितियां उत्पन्न हो सकती है। तो इस पद को हम क्या कहते हैं आपको पता है? इसको हम d कहते हैं। मीन्स हमारे लिए d क्या है? b² - 4ac है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है, ये हर चीज़ डिसाइड करने वाला है कि मूल किस तरह के होंगे। और इस d को ही हम बोला क्या करते हैं? विविक्त कर। विविक्त कर इसको हम कहते हैं। तो नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि ये d कैसे मूलों की प्रकृति को डिसाइड करता है। देखिए, जो d है अपना b² - 4ac, उसकी वजह से मैं कह सकता हूँ फॉर्मूला जो है वो किस फॉर्म में आ जाएगा? -b ± √d/2a। रूट में जो स्थित पद था उसको हमने d से दर्शा लिया है। अब आप देखो, आप ये चाहते हो कि मूल प्राप्त हो वास्तविक। कैसे प्राप्त हो? वास्तविक। मूल कह दो या हल कह दो, वो वास्तविक मिलने चाहिए। तो उनके वास्तविक मिलने के लिए आपको पता है ये जो d है ये या तो > 0 हो यानी धनात्मक हो,
या फिर इक्वल टू 0 हो। तो आपको पता है यदि 0 हुआ तब तो 0 का रूट 0 हो जाएगा, और यदि धनात्मक हुआ तो भी रूट एक वास्तविक मान आएगा, और इस वजह से मूल कैसे प्राप्त होंगे, वास्तविक। तो मूलों के वास्तविक होने का प्रतिबंध क्या है, विविक्त कर 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, अब मान लीजिए कि विविक्त कर 0 से बड़ा है, क्या है, विविक्त कर 0 से बड़ा है, और लेकिन वो जो है d वो पूर्ण वर्ग है। कैसा है, पूर्ण वर्ग, 0 से बड़ा है यानी धनात्मक है और पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग का मतलब आप समझ गए, या तो वो 4 है या 9 है या 16 है या 25 है, इस तरीके से है। तो यदि वह पूर्ण वर्ग है तो आप जब यहाँ से मूल ज्ञात करेंगे तो वो मूल आपको कैसे प्राप्त होंगे, वास्तविक तो होंगे ही, वो तो आपको पता ही है क्योंकि धनात्मक मान प्राप्त हुआ है, और उसके साथ साथ अलग अलग भी होंगे वो, यानी कि भिन्न भिन्न भी होंगे, और उसके साथ साथ वो जो है परिमेय भी होंगे। कैसे होंगे, परिमेय, क्योंकि पूर्ण वर्ग होने की वजह से आपको पता है कि रूट जो है वो हट जाएगा। जैसे सपोज कीजिए 16 है तो 16 का रूट होकर क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। तो इसका मतलब इस बार मूल अब वास्तविक होने के साथ साथ और कैसे है, वो मूल अभी परिमेय भी है। क्लियर है आपको। अब d धनात्मक तो है लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं है। क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं है, तो कैसा होगा, मूल वास्तविक तो होंगे ही, ठीक है, भिन्न भिन्न भी होंगे ही, लेकिन इस बार अपरिमेय मूल प्राप्त होंगे। कैसे मूल प्राप्त होंगे इस बार, अपरिमेय। क्यों, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग नहीं है, ये या तो जैसे 3 है या 5 है या 7 है या 8 है, मीन्स पूर्ण वर्ग मान नहीं है। पूर्ण वर्ग मान नहीं है तो रूट एज इट इज रहेगा। रूट जहां रहेगा तो वो संख्या कैसी बन जाएगी, अपरिमेय बन जाएगी। यानी जब d पूर्ण वर्ग नहीं है तो हम कहेंगे कि मूल कैसे प्राप्त होंगे, हमारे को अपरिमेय प्राप्त होंगे। क्लियर है ये आपको। अब d 0 हो जाए तो क्या होगा, d 0 हो जाए, d को 0 कर दिया आपने, तो इस बार आपको दिख रहा है जिसके आगे प्लस माइनस लग रहा था वो 0 हो गया। इस वजह से अब दोनों मूल कैसे हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। मूल हमें समान प्राप्त होंगे, और उनका मान क्या होगा बताऊं मैं आपको, उनका मान जो है वो होगा -b/2a, दोनों का मान -b/2a हो जाएगा। ठीक है, यदि d का मान ऋणात्मक हो, एक स्टेप और बच गया, d का मान ऋणात्मक हो, तो आपको पता है रूट में संख्या ऋणात्मक हो गई। रूट में ऋणात्मक होने की वजह से वह संख्या आपको पता है काल्पनिक हो जाएगी। तो इस बार जो मूल प्राप्त होंगे वो कैसे प्राप्त होंगे, हमें सम्मिश्र प्राप्त होंगे। सम्मिश्र कह दो या काल्पनिक कह दो, दोनों ही बातें चलेगी। ठीक है, तो इस बार के जो मूल यानी d के ऋणात्मक होने की वजह से जो मूल हमें प्राप्त होंगे वे कैसे होंगे, सम्मिश्र या काल्पनिक होंगे। और आपको पता है फिर एक खास बात और है इस स्थिति में, यदि एक मूल आपको ऐसा दिखा p + i⁻q, तो दूसरा मूल जो है वो p - i⁻q दिखेगा मुझे। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए मैंने कहा कि सारे मान रखने के बाद कुछ इस तरह का बन गया, -3 ± √-4/1। मैंने सारे मान रखे और ऐसी स्थिति आ गई। अब यहाँ से आप देखो एक मूल आपका क्या बना, -3 + 2i, क्योंकि आप √-4 को हल करेंगे तो 2i आएगा। और दूसरा मूल क्या बना, -3 - 2i। तो आप देख सकते हैं एक बार +2i है और एक बार क्या है हमारे पास -2i है ना। मीन्स i वाले पद का चिन्ह बदल जाएगा। तो वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक में प्लस आ रहा है तो दूसरे में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। यानी मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये परस्पर एक दूसरे की क्या है, संयुग्मी है। संयुग्मी पढ़ा है ना आपने सम्मिश्र संख्याओं के अंदर। तो इस प्रकार की स्थिति काल्पनिक मूल होने पर बनेगी। इस प्रकार की स्थिति जो है वो काल्पनिक मूल होने पर बनेगी। और उसके अलावा
एक यहाँ पर आप देखिए, जब आप कह रहे थे कि मूल अपरिमेय हो, तब भी ऐसी स्थिति हमारे सामने बनेगी। कैसे बनेगी? जब मूल अपरिमेय है तब एक मूल कुछ इस तरह का दिखेगा p प्लस रूट क्यू, और दूसरा मूल जो है वो p माइनस रूट क्यू बनता हुआ दिखेगा, क्योंकि रूट का तो सॉल्यूशन हो नहीं रहा, रूट तो ऐसा का ऐसा रहेगा, तो एक बार प्लस के साथ आ जाएगा और एक बार माइनस के साथ आ जाएगा। तो ये सारी मूलों की प्रकृति जो है वो d डिसाइड करता है। d यानी कि विविक्त कर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अपना रखता है द्विघात समीकरण के मूलों की स्थिति डिसाइड करने में। तो फिर से देखते हैं, देखिए, यदि मूलों का वास्तविक होना कहा जाए तो उसके लिए या तो ये 0 होना चाहिए d, या धनात्मक होना चाहिए। अब यदि ये धनात्मक है और पूर्ण वर्ग है तो ऐसी स्थिति में जो आपके मूल प्राप्त हो रहे हैं वो वास्तविक होंगे, भिन्न भिन्न होंगे, और कैसे होंगे? परिमेय होंगे। और यदि पूर्ण वर्ग नहीं है तो वास्तविक और भिन्न भिन्न तो है ही मूल, लेकिन कैसे होंगे? अपरिमेय होंगे। और अपरिमेय मूलों की खास बात क्या है? एक इस तरह का दिखे तो दूसरा इस तरह का दिखेगा, समझ गए? और यदि d 0 हो जाए तो आपको दिख ही रहा है दोनों मूल कैसे हो जाएंगे? समान, और दोनों का मान कितना हो जाएगा? -b/2a हो जाएगा। और यदि d ऋणात्मक हो जाए तो मूल काल्पनिक अथवा सम्मिश्र होंगे, और एक मूल p प्लस आइटा क्यू जैसा दिखता है तो दूसरा कैसा होगा? p माइनस आइटा क्यू जैसा होगा। ये आप हमेशा ध्यान रखना, अपरिमेय वाली स्थिति और काल्पनिक वाली स्थिति में एक मूल देना सफिशिएंट होता है कि दूसरा आप खुद बता सकते हैं। जैसे मैं आपसे कहता कि द्विघात समीकरण का एक मूल 2 + 3 आइटा है, तो दूसरा आप खुद बता सकते हैं कि सर वो 2 - 3 आइटा होगा। समझ गए? ये स्थिति आप कब क्लियर कर सकते हैं? जब या तो मूल कैसे हो? सम्मिश्र, या मूल कैसे हो? अपरिमेय। ओके, क्लियर है आपका? अब उससे आगे बढ़ते हैं। हमें द्विघात समीकरण दी जा रही है ax² + bx + c = 0, और इस द्विघात समीकरण के हम कह रहे हैं कि जो दो मूल आएंगे उनको हम अल्फा और बीटा से दर्शाया करते हैं। यहाँ से दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो है एक तो इनका मूलों का योग और एक है इन मूलों का गुणा। वो क्या आता है आपको हमेशा पता होना चाहिए, वो काफ़ी काम आने वाला है। यदि मुझे मूलों का योग लिखना है तो वो -x का गुणांक यानी कि b/x² का गुणांक यानी कि a के इक्वल होगा, और जो मूलों का गुणा है वो अचर पद यानी कि c बटा x² का गुणांक के इक्वल होगा। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। मूलों का योग -b/a और मूलों का गुणा जो है c/a होता है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि एक द्विघात समीकरण है x² + 3x + 2 = 0, यहाँ से मुझे यदि मूलों का योग लिखना है तो वो आएगा -3/1, और यदि मूलों का गुणा लिखना है तो वो आएगा 2/1। क्लियर है आपको? तो ये बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं? देखिए, एक इंपॉर्टेंस तो इनकी ये है कि जैसे आपको मूल पता हो और द्विघात समीकरण लिखनी हो, आपको मूल पता हो और द्विघात समीकरण लिखनी है तो द्विघात समीकरण होगी x² - मूलों का योग x प्लस मूलों का गुणा = 0। समझ रहे हो? आपको मूल पता है और आपको द्विघात समीकरण लिखनी है, तो वो जो द्विघात समीकरण है वो x² - मूलों का योग x प्लस मूलों का गुणा = 0 होगी। जैसे मैं ये कह दूं कि मूल द्विघात समीकरण के एक मूल 3 और एक -2 है, तो समीकरण क्या आएगी? x² - इनका योग कर लो 1 × x प्लस इनका गुणा कर लीजिए। इनका गुणा कितना आ रहा है आपको पता है? -6 = 0। तो द्विघात समीकरण क्या बनी? x² - x - 6 = 0। तो क्या देख रहे हैं हम
कि किसी द्विघात समीकरण के मूल यदि अल्फा और बीटा है तो उन मूलों का योग माइनस बी बाई ए होता है और उन मूलों का गुणा जो है सी बाई ए होता है। और मूलों की सहायता से हम जो है क्या बता सकते हैं, द्विघात समीकरण बता सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणा इक्वल टू 0। तो अब हम ये देखते हैं कि ये जो मूलों का योग और मूलों का गुणा है ये और क्या उपयोगी हो सकता है। जैसे हमें मान लीजिए उनके सम्मित व्यंजक ज्ञात करने हो, फॉर एग्जाम्पल आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ज्ञात करना हो, या अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब ज्ञात करना है, या मान लीजिए उनका मूलों का अंतर ज्ञात करना है, या मान लीजिए अल्फा की घात 4 प्लस बीटा की घात 4 ज्ञात करना है, या इस तरह के और भी बहुत सारे व्यंजक हैं। उनमें से आपको किसी का मान ज्ञात करना हो, किसकी सहायता से, मूलों के योग और मूलों के गुणा की सहायता से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन सभी को मूलों के योग और मूलों के गुणा के रूप में ही व्यक्त करना पड़ेगा। जैसे मैं इसे क्या लिख देता हूँ, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा लिख दिया। अब आप एक तो ये ध्यान दीजिए कि यदि आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये तो श्योर है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आएगा ही, बट आपने किया क्या है एक्चुअल में, जिसे आपको पता करना था उसे आपने मूलों के योग, देखिए यहाँ मूलों का योग है और यहाँ गुणा है, उनके पदों में व्यक्त कर लिया है। और हम जानते हैं द्विघात समीकरण से मूलों का योग और मूलों का गुणा जो है वो बहुत आसानी से लिखा जा सकता है। ठीक इसी प्रकार से मुझे इसे भी उन्हीं के पदों में व्यक्त करना पड़ेगा। इसके लिए मैं यूज़ करता हूँ a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला। आपको फॉर्मूला याद है, वो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, ये फॉर्मूला है। यहाँ से यदि आप सोच के देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब लिखना हो, जैसे वहाँ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब लिखना है, तो हम क्या करेंगे, फिर अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। तो ये लीजिए हमने क्या किया, उसे मूलों के योग और मूल, देखो यहाँ मूलों का योग यूज हो रहा है, यहाँ भी योग है, यहाँ गुणा है। तो हमने जिसे पता करना था इसे हमने क्या किया, मूलों के योग और मूलों के गुणा के रूप में लिख लिया है। तो इस प्रकार से हमें इन सबको मूलों के योग और गुणा के रूप में व्यक्त करना पड़ता है। आपको मूलों का अंतर ज्ञात करना है तो रूट में मैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा कर लूँगा, तो मुझे जो है मूलों का जो है अंतर प्राप्त हो जाएगा। मुझे इनकी घात 4 ज्ञात करनी है, तो मैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा का स्क्वायर कर लूँगा इस प्रकार से। तो ये मुझे जो है क्या दे देगा, अल्फा की घात 4 प्लस बीटा की घात 4 का मान दे देगा। ठीक इसी प्रकार से मान लीजिए आपको अल्फा की घात 5 प्लस बीटा की घात 5 ज्ञात करनी है, तो आप समीकरण 1 और 2 की हेल्प से, समीकरण 1 और 2 की हेल्प से इसे भी ज्ञात कर सकते हैं। या मान लीजिए आप ऐसे कहते हो कि मुझे 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा पता करना है, तो यहाँ लघुत्तम ले लीजिए, ये अपने आप ही मूलों के योग और गुणा में बदल गया है। या आप ऐसे कहते हो कि मुझे अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा पता करना है, तो यहाँ भी लघुत्तम लीजिए। लघुत्तम लेंगे तो नीचे अल्फा बीटा, ऊपर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बनेगा। अब आप कहोगे कि ये तो जो है मूलों के योग और गुणा में नहीं बदला है, तो आप इक्वेशन नंबर या समीकरण नंबर 1 देखिए, पॉइंट नंबर 1 देखिए, वहाँ से आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर लीजिए। तो इस प्रकार से मूलों के योग और मूलों के गुणा में इन व्यंजकों को, इन सम्मित व्यंजकों को बदलकर इन सभी का हम मान ज्ञात कर सकते हैं। तो आज की हमारी क्लास में थ्योरी का पार्ट इतना ही है। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। पहले हम आसान क्वेश्चंस से शुरू करेंगे और फिर हम धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल जो है वो बढ़ा लेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चंस क्या क्या हैं।
फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें एक द्विघात समीकरण दी हुई है ax² + bx + c = 0 और हमसे कहा हुआ है यहाँ a, b एवं c पूर्णांक है और इसका एक मूल 3 + √5 है। तो दूसरा मूल क्या होगा? तो ये आज की क्लास में हमने डिस्कस किया है कि जब मूल अपरिमेय हो और मूल सम्मिश्र हो तो ऐसी स्थिति में एक दिया जाए तो दूसरा हम इजीली बता सकते हैं। एक मूल उसने कहा 3 + √5 है, तो आपको पता है दूसरा क्या होगा 3 - √5, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। समझ गए? कहीं आप गलती से जो है चिन्ह बदलते वक्त थोड़ी सी गलती मत कर देना। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ एक मूल √3 - 1 है, तो आप ऐसे मत कह देना कि सर दूसरा √3 + 1 होगा। ये गलत जवाब है आपका। आपने देखो चिन्ह किसका बदला है, रूट वाले पद का थोड़ी बदला है, नहीं बदला है। तो ये चिन्ह बदलते वक्त गलती मत करना। कई बच्चे ऐसे ध्यान रखते हैं कि माइनस का प्लस कर दो, करना है, चिन्ह बदलना है बट रूट वाले पद का बदलना है, तो ये दूसरा मूल नहीं होगा। दूसरा मूल क्या होगा? -√3 - 1 होगा। ये क्लियर है आपको? ठीक है, तो अभी वाले क्वेश्चन का तो आंसर क्या होगा हमारा 3 - √5 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये तो बहुत आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? समीकरण का एक मूल फिर से दिया इसने 2 + √3 आइटा, और समीकरण आपको क्या दी है x² + px + q = 0। आपसे कह रहा है p, q का मान बताइए, p, q का मान क्या होगा। चलो देखते हैं। देखो हमें उसने अल्फा दिया है 2 + √3 आइटा, तो हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि बीटा क्या होगा हमारे लिए अभी 2 - √3 आइटा होगा। सभी को पता है ये सम्मिश्र है, तो दूसरा मूल इसका संयुग्मी होगा। तो एक 2 + √3 आइटा है, दूसरा क्या होगा 2 - √3 आइटा। इनका योग कर लूँ मैं, इनका योग करता हूँ। इनका योग बताओ आप लोग क्या आएगा? 4 आएगा। इनका गुणा कर लेते हैं, इनका गुणा करेंगे क्या आएगा? आप इनको गुणा कीजिए, आपको 7 मिलेगा। 4 + 3 7। अच्छा, इस समीकरण से जरा योग लिखो मूलों का। जो मूलों का योग है वो इस समीकरण से क्या आना चाहिए? -b/a आता है, आज हमने देखा है। -b/1 करूं तो कितना मिलेगा? -p/1 मिलेगा। और गुणा देखें तो c/a आता है, तो c/a करूं तो कितना आएगा? q/1 आएगा। अब ये आपको क्लियर हो गया। इन दोनों से देखो आप, q का मान कितना हो गया? q का मान हो गया 7, और p का लिखूं तो कितना हो जाएगा मान? ये 4 = -p है, तो p = क्या हो जाएगा? -4 एंड q = 7। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा, हमें बस उन मूलों का योग और गुणा लिखना था। एक तो जो मूल है वहां से और एक समीकरण से, तो हमें इजीली जो है p और q का मान मिल गया। उसके बाद हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो थर्ड क्वेश्चन, द्विघात समीकरण के मूल कैसे होंगे। इसने द्विघात समीकरण दी और पूछा इसके मूल कैसे हैं, परिमेय है, अपरिमेय है, काल्पनिक है, किस तरह के हैं। तो आपको पता है d डिसाइड करेगा। d हम पता करते हैं, d मीन्स b² - 4ac पता करते हैं। देखिए b² कितना हो जाएगा? b3 है, तो 9 - 4 × a कितना है 2, और आपका c कितना है 1। यहाँ से आपको 1 मिला d। तो बताइए d कैसा है? धनात्मक है। धनात्मक है तो मूल कैसे प्राप्त होंगे? वास्तविक प्राप्त होंगे। धनात्मक में ये देखिए पूर्ण वर्ग है या पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग है तब तो मूल जो है वो परिमेय प्राप्त होंगे, पूर्ण वर्ग नहीं है तो मूल क्या होंगे? अपरिमेय होंगे। आपको पता है 1 कैसा है? 1 पूर्ण वर्ग है, तो मूल हमें कैसे प्राप्त होंगे? परिमेय प्राप्त होंगे। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर जो है करेक्ट है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, धीरे धीरे क्वेश्चन टफ हो जाएंगे, मैंने आपसे कहा है। ये एक मूल हमें द्विघात समीकरण का दिया उसने, और उसने कहा द्विघात समीकरण इनमें से कौन सी होगी वो डिसाइड करके हमें इसे बताना है। चलो हम देखते हैं। देखो
जो आपको एक मूल दिया हुआ है, पहले इसको थोड़ा सरल करते हैं। उसके लिए आपको पता है कि हमें इसे रूट वाले पद का चिन्ह बदल के गुणा और भाग करना पड़ेगा। मैंने 2 माइनस रूट 5 से गुणा और भाग किया। ऐसा करने से मुझे 2 माइनस रूट 5 मिल जाएगा। नीचे तो 1 हो जाएगा क्योंकि 4 माइनस 5 माइनस 1 हो जाएगा। आप करेंगे, देख लीजिए 2 प्लस रूट 5 है आपके पास, उसको आपने 2 माइनस रूट 5 से गुणा भाग किया, ऊपर 2 माइनस रूट 5 आ गया, नीचे जो है 4 माइनस 5 यानी कितना हो जाएगा माइनस 1। यहाँ से बताओ क्या बना ये, माइनस 2 प्लस रूट 5 बना। क्लियर है इतना आपको? तो देखो जो आपको मूल दिया हुआ था उसको मैंने सरल किया तो वो क्या बना, माइनस 2 प्लस रूट 5, ये एक मूल है ना। अब बताओ दूसरा मूल क्या होगा, आप रूट वाले पद का चिन्ह बदलो, ये तो एक मूल है तो दूसरा क्या होगा, माइनस 2 माइनस रूट 5, ये हो गया दूसरा मूल। क्लियर है आपको? ये हो गए दोनों मूल। अब इनका योग पता कर लो और इनका गुणा पता कर लो। इनका क्या करना है, मुझे अब योग पता करना है और इनका गुणा पता करना है। ये दोनों पता करते ही मुझे द्विघात समीकरण मिल जाएगी, क्योंकि आपको पता है मूलों के योग और मूलों को गुणा से द्विघात समीकरण आती है। बताओ इनका योग कितना आएगा, माइनस का 4 आएगा, सभी को दिख रहा है। और इनका हम जो है गुणा करेंगे, आप इनको जब गुणा करेंगे तो आपको जो है क्या मिलेगा, आप गुणा कर लीजिए, आपको 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आया मूलों का योग, ये आया मूलों का गुणा। अब बताओ समीकरण क्या होगी, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग माइनस 4 इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणा यानी 1 इक्वल टू 0। तो ये क्या बन गई, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, जो मुझे मूल दिया हुआ था उसको पहले सरल किया तो वो क्या बनकर आया मेरे सामने, माइनस 2 प्लस रूट 5। तो मुझे पता चल गया दूसरा क्या होगा, माइनस 2 माइनस रूट 5 होगा। फिर कुछ नहीं करना था, इनका योग और गुणा किया और द्विघात समीकरण हमें प्राप्त हो गई। क्लियर है आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक द्विघात समीकरण फिर से दी हुई है और कहा गया है इसके मूल वास्तविक और बराबर है, तो k का मान क्या होगा, k का मान क्या होगा यदि इसके मूल वास्तविक एवं बराबर है। तो पहले तो देखिए इस द्विघात समीकरण को व्यापक रूप में लिखते हैं। क्या है ये आपके लिए, देखो 2x स्क्वायर, इन दोनों में से x कॉमन ले लेंगे, प्लस x इंटू बचेगा 1 माइनस k प्लस 8 इक्वल टू 0। तो ये तो है अपनी द्विघात समीकरण। अब बताओ मूलों के वास्तविक एवं बराबर होने का प्रतिबंध क्या है, आज हमने देखा है वो प्रतिबंध है d इक्वल टू 0, मूलों के बराबर होने का। तो इसको लगाते हैं, कुछ ना कुछ मिल जाएगा हमें, इसको लगाते हैं। देखिए इसको लगाने का मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, b का स्क्वायर मीन्स 1 माइनस k का होल स्क्वायर, माइनस 4 इंटू a मीन्स 2 एंड इंटू c मीन्स 8 इक्वल टू 0। यहाँ से मुझे समीकरण प्राप्त हो रही है k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 63 इक्वल टू 0। ये समीकरण आपको मिल रही है k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 63 इक्वल टू 0। अब बताइए आप लोग यहाँ से k का मान नहीं बता सकते हैं क्या, इसके आप गुणनखंड करेंगे, k माइनस 9 इंटू k प्लस 7 इक्वल टू 0, इसके गुणनखंड हो गए और यहाँ से k का मान क्या आया, 9 और माइनस 7। तो 9 और माइनस 7 किस ऑप्शन में है, कौन से ऑप्शन में है, सी में नहीं है, डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन यहाँ पर जो है क्या है, करेक्ट है। ठीक है, हमने क्या किया, मूलों के वास्तविक एवं बराबर होने का प्रतिबंध क्या है, d इक्वल टू 0, ये प्रतिबंध लिखा, सॉल्यूशन किया, हमें मिला k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 63 इक्वल टू 0। यहाँ से k के दो मान जो है वो हमें मिल गए। क्लियर है आपको? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, देखिए
हमें एक द्विघात समीकरण दी हुई है और उसके मूल पूछे गए हैं। ये द्विघात समीकरण है, इसके मूल क्या होंगे? तो आप लोग देखिए, आप लोग सोच रहे होंगे कि मूल ज्ञात करने के लिए या तो सर गुणनखंड करेंगे या श्रीधराचार्य का सूत्र लगाएंगे। तो ना मैं यहाँ गुणनखंड करने वाला हूँ, ना मैं यहाँ श्रीधराचार्य का सूत्र लगाने वाला हूँ, क्योंकि दोनों ही क्वेश्चंस में, दोनों ही स्थितियों में क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा। गुणनखंड तो आप वैसे भी नहीं कर पाएंगे और श्रीधराचार्य का सूत्र लगाने से क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो हम देखते हैं कैसे हमें यहाँ पर आंसर देना है। आप ऑप्शंस को देखो, कई बार ऑप्शंस भी बहुत हेल्प करते हैं। इन तीनों ऑप्शंस में एक मूल 1 है, दिख रहा है आपको? एक मूल तीनों ऑप्शंस में क्या है? 1 है। इससे क्या आइडिया लगता है वो देखते हैं। चलो आप इसके अंदर 1 रख के देखिए x की जगह क्या होता है। मैं यदि x की जगह 1 रखूं तो p माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस आर प्लस r माइनस पी इक्वल टू 0 बचेगा। और देखिए r माइनस आर कटे, q माइनस क्यू कटा, p माइनस पी कटा, यानी 0 इक्वल टू 0 हो गया। इससे क्या क्लियर हुआ? इससे ये क्लियर हुआ कि 1 संतुष्ट कर रहा है। 1 संतुष्ट कर रहा है तो 1 इसका एक मूल है, ठीक है। तो एक मूल प्राप्त हुआ हमें क्या? 1, यानी हमें अल्फा क्या मिला है? 1 मिला है। अब बीटा निकालना है, तो जब अल्फा 1 मिल जाए तब बीटा निकालना बहुत ज़्यादा आसान है। क्यों आसान है? देखो, इसलिए आसान है क्योंकि आपको पता है मूलों का गुणा c बटा a होता है। मूलों का गुणा हमने देखा क्या होता है, वो c बटा a होता है ना। और अल्फा 1 है तो अल्फा की जगह 1 रखने से बीटा इक्वल टू क्या आएगा? c बटा a बच जाएगा। और c और a यहाँ लिखो क्या है? c है, आपको दिख रहा है r माइनस पी, a है p माइनस क्यू। तो क्या रखा है यहाँ पर आपने? r माइनस पी बटा p माइनस क्यू। ये लीजिए, ये दूसरा मूल हो गया और ये पहला हो गया, ठीक है। तो बताइए कौन से ऑप्शन में ये है? ये है सी ऑप्शन में। r माइनस पी बटा पी माइनस क्यू, इसका एक मूल और एक मूल क्या है? 1। तो जब भी किसी द्विघात समीकरण का, हमेशा अब आप ध्यान रखना क्या, कि जब भी किसी द्विघात समीकरण का एक मूल 1 बन जाता है तो दूसरा क्या बन जाएगा? c बटा a बन जाएगा। क्लियर है आपको? और जब भी किसी द्विघात समीकरण का एक मूल -1 बन जाता हो तो दूसरा मूल जो है वो माइनस c बटा a बन जाएगा। हमेशा ध्यान रख लीजिएगा, आपको कोई श्रीधराचार्य का सूत्र या कोई गुणनखंड आपको नहीं करना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? अल्फा और बीटा हमें कहा गया इस समीकरण के मूल है, तो वह समीकरण बताइए जिसके मूल अल्फा की घात 19 और बीटा की घात 7 हो। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और मैंने आपसे कहा भी है धीरे धीरे क्वेश्चंस हमारे टफ होते जाएंगे। देखो ये बहुत ही स्पेशल द्विघात समीकरण है। क्यों है अभी आपको पता चलेगा। इस द्विघात समीकरण में आप देखिए a, b और c का मान क्या है। आपको दिख रहा है a भी 1 है, b भी 1 है और c भी 1 है। तो मैं यदि यहाँ से मूल लिखूं किस फॉर्मूले से? श्रीधराचार्य के सूत्र से, तो मुझे मिलेगा -1 प्लस माइनस रूट -3/2 मिलेगा, है ना। जब आप फॉर्मूले में सारे मान रख देंगे। अब यहाँ से देखिए एक मूल तो क्या बना? -1 प्लस √3 आइटा/2 और दूसरा मूल क्या बना? -1 माइनस √3 आइटा/2। क्लियर है आपको? ये दो मूल हमारे बन रहे हैं। इनकी खास बात क्या है आपको पता है? इनमें से ये तो है ओमेगा और ये है ओमेगा स्क्वायर। आपने पढ़ा है 11th क्लास में कि इकाई के 3 घनमूल होते हैं। एक तो वास्तविक है वो है 1 और 2 है काल्पनिक। उनमें से एक होता है ओमेगा और एक होता है ओमेगा स्क्वायर। ये है इकाई के काल्पनिक या कह दो सम्मिश्र घनमूल और ये है इकाई का वास्तविक घनमूल। पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो ये एक बहुत ही स्पेशल द्विघात समीकरण है क्योंकि इसके मूल जब हम ज्ञात करते हैं तो एक मूल तो क्या आया? ओमेगा और दूसरा मूल क्या आया है? ओमेगा स्क्वायर आया है। अब ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की क्या खास बात है? इनकी 2 बातें आपको पता होनी चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती है वो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में।
पहली बात तो क्या है, ओमेगा की घात 3 का गुणज है तो 1 आएगा, पहली बात तो ये है। और दूसरी क्या है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है। इन दोनों बातों की कहीं पर भी जरूरत पड़ सकती है, हमेशा आप नोट कर लीजिएगा कि इन दोनों बातों की जो है हमें कहीं पर भी जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, देखो फिर से हम डिस्कस करते हैं। ये बहुत ही स्पेशल द्विघात समीकरण है क्योंकि इसका एक मूल आपको दिख रहा है, ऊपर वाला है ये, और दूसरा -1 -√3i/2 है। इनमें से एक को ओमेगा से डिनोट करते हैं और नीचे वाला ओमेगा स्क्वायर अपने आप बन जाएगा। अब इन ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की खास बात वहाँ साइड में लिखी हुई है, वो हमेशा आपको याद रहनी चाहिए, किसी भी क्वेश्चन में जरूरत पड़ सकती है। क्या है कि घात 3n का मतलब आप समझ गए, 3 का गुणज है तो मान कितना आएगा, 1 आएगा। और 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को जोड़ने से क्या आएगा, 0 आएगा। इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स दैट कि ओमेगा की पावर मान लीजिए 3 है या 6 है या 9 है तो इनका मान 1 आएगा। ऐसी स्थिति में क्या मिलेगा आपको, ऐसी स्थिति में 1 आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, इन सबका यदि मान ज्ञात करना है तो क्या आएगा, 1 आएगा। क्यों, क्योंकि घातें यदि 3 का गुणज है तो 1 आएगा, ये फर्स्ट पॉइंट कह रहा है। और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या आएगा, 0 आएगा। तो चलो हम अब हमारे क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। फिर से हमने क्या डिस्कस किया कि ये बहुत स्पेशल द्विघात समीकरण है, इसको हमेशा याद रखना है। इसका एक मूल तो है यहाँ पे ओमेगा और दूसरा मूल यहाँ पे क्या है, ओमेगा स्क्वायर है। एक मूल तो है हमारा यहाँ पे ओमेगा और दूसरा मूल है ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, चलो अब खास क्या है वो देखो, आपको वो द्विघात समीकरण ज्ञात करनी है जिसके मूल क्या है, अल्फा की पावर 19 और बीटा की पावर 7। अल्फा की पावर 19 और बीटा की पावर 7 मूलों वाली द्विघात समीकरण ज्ञात करनी है। अल्फा की पावर 19 करने का मतलब हो गया ओमेगा की पावर 19, है ना, और बीटा की पावर 7 का मतलब हो गया ओमेगा स्क्वायर की पावर 7। चलिए, है ना, अब देखिए ओमेगा की घात 19 में से ओमेगा की घात 18 का मान हो जाएगा 1, क्योंकि अभी हमने पॉइंट पढ़ा है घात 3 का गुणज है तो 1 हो जाएगा मान। यानी ओमेगा की पावर 18 इंटू ओमेगा लिखने के बाद क्या बचेगा, ओमेगा की ये क्या हो जाएगा 1, यहाँ बना ओमेगा की पावर 14, इसमें से ओमेगा की पावर 12 वो तो हो जाएगा 1, पीछे क्या बच रहा है, ओमेगा स्क्वायर बच रहा है ना। अब आप ध्यान दीजिए, मैं आपको एक बहुत ही अच्छी बात बता रहा हूँ। देखो कि अभी हमने क्या कहा कि इस द्विघात समीकरण के बारे में ध्यान रखना, ये स्पेशल है, इसका एक मूल ओमेगा है, दूसरा ओमेगा स्क्वायर है। अब आपको वो द्विघात समीकरण ज्ञात करनी है जिसके मूल अल्फा की पावर 19 और बीटा की पावर 7 हो। तो जब मैंने अल्फा की पावर 19 और बीटा की पावर 7 को देखा तो वो भी क्या बन गए, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। यानी फिर से आपको वही द्विघात समीकरण बतानी है जिसके मूल क्या होंगे, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। और हम जानते हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर मूलों वाली द्विघात समीकरण कौन सी है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। यानी दी गई समीकरण ही यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर है। समझ गए आप लोग, ये मैं समझाने के लिए ही आपको इतना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, वरना क्वेश्चन ये जो है बहुत ही आसान है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि इस द्विघात समीकरण के मूल ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है, फिर आपको जो पूछी गई है उसके मूल भी ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ही आ रहे हैं, तो हमारी वही द्विघात समीकरण इस क्वेश्चन का आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फिर क्या है। आपको एक द्विघात समीकरण दी हुई है और इसके मूल वास्तविक है उसने कहा है, तो एक की रेंज क्या होगी वो पूछी हुई है। देखो द्विघात समीकरण के मूलों के वास्तविक होने की कंडीशन क्या है, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आज हमने देखिए, इसको लगाते हैं क्या होता है वो देखते हैं आगे। फिर d मीन्स b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो b स्क्वायर मीन्स यहाँ पर आप मान रखिए 64 हो गया। इस समीकरण में आपको दिख रहे हैं क्या क्या a b और c के मान है। b स्क्वायर हो गया 64
-4 इंटू ए है 1 इंटू सी है a² - 6a > 0। आप 4 कॉमन लेके काट देना, आपको मिलेगा 16 - a² + 6a > 0। ठीक है, अब यहाँ से हम a में ये द्विघात समीकरण बन रही है और वर्ग वाले पद को धनात्मक करने के लिए माइनस से गुणा करते हैं। माइनस से गुणा करेंगे तो क्या होगा, चिन्ह जो है बदल जाएगा, यानी कि क्या बन जाएगा a² - 6a - 16, a² - 6a - 16, और इस असमीका का भी चिन्ह बदल जाएगा, < 0 हो जाएगा। अब मैं इसके गुणनखंड करता हूँ, a- कितने प्राप्त हो गए, a - 8 इंटू a + 2 = 0। इक्वल टू तो है नहीं यहाँ पे, क्या है, < 0। अब देखो, आपको a के बारे में बताना था। अब मुझे ये देखना है कि ये पद < 0 होना चाहिए, तो वो कैसे पता चलेगा। मैं एक लाइन बनाऊंगा, उस पे यहाँ से जो मूल प्राप्त हो रहे हैं 8 और -2 उनको रखता हूँ, पहले -2 फिर 8। ठीक है, अब इसको चिन्हित करता हूँ संख्या रेखा को। 8 से बड़ा पद यहाँ रखने पर मान इसका कैसा प्राप्त हो रहा है, आप देख लीजिए, धनात्मक। -2 और 8 के बीच में ऋणात्मक, -2 से छोटा पद यहाँ रख के देख लीजिए, धनात्मक मिलेगा आपको मान। अब आपको इसका मान कैसा चाहिए, यहाँ देखिए आप, ऋणात्मक चाहिए। ऋणात्मक किस भाग में है, -2 से 8 के बीच है, और आपको = 0 भी चाहिए, मतलब आपको -2 और 8 को शामिल भी करना है। तो -2 से 8 यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। क्लियर है आपको। मैंने मूलों के वास्तविक होने का प्रतिबंध लगाया, वहाँ से मुझे ये कंडीशन मिली, और इसे संख्या रेखा पे प्लॉट करके हमें ये पता चल जाता है कि रेंज जो है वो क्या होगी। ठीक है, चलिए देखिए, अब इसने आपसे इस समीकरण के मूलों की स्थिति के बारे में पूछा कि दोनों धनात्मक है या ऋणात्मक है या दोनों विपरीत चिन्हों के हैं या क्या स्थिति है। तो ये जो है मूलों का योग और जो गुणा हमने देखा है वो आपको समझा देगा। पहले तो द्विघात समीकरण में ये देखिए आप, a की जगह 1 है, b की जगह b है, और c की जगह क्या है, -c है, और b और c पॉजिटिव है, ये कहा हुआ है धनात्मक है। देखो, मूलों का योग क्या आता है, -b/a आता है, आपको पता ही है। a का मान यहाँ 1 है, इस वजह से मूलों का योग मैं लिखूं तो क्या बन जाएगा, -b। मूलों का गुणा आपको पता है c/a आता है, c का मान क्या है यहाँ, -c, और a का मान क्या है, 1। क्लियर है, तो ये मैंने पुट कर दिए। मूलों का योग देखिए आप, मूलों का गुणा देखिए ध्यान से। b और c के बारे में कहा हुआ है दोनों धनात्मक है, धनात्मक है तो माइनस से गुणा होकर ये मान कैसा हो गया, माइनस का, और ये मान भी कैसा हो गया, माइनस का, है ना। अब आप थोड़ा सा सोचिए कि मूलों का जो गुणा है वो ऋणात्मक आ रहा है, तो आप बताओ दो संख्याओं को गुणा करने पर ऋणात्मक मान कब आता है, जब एक प्लस का हो और एक माइनस का हो। ये तो आपने पढ़ा है छोटी क्लास में भी कि प्लस वाली संख्या और माइनस वाली संख्या गुणा होकर मान कैसा आता है, माइनस का आता है। तो इससे ये पता चल रहा है कि जब मूलों का गुणा जो है, मूलों का गुणा वो ऋणात्मक आ रहा है, तो इससे ये क्लियर हो गया कि एक मूल धनात्मक है और एक ऋणात्मक है, यानी मूल जो है वो कैसे हैं, विपरीत चिन्ह के हैं। क्लियर है, मूलों के योग की हमें आवश्यकता पड़ी ही नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से मूलों के योग और मूलों का जो गुणा है वो मूलों के चिन्ह भी डिसाइड करते हैं कि दोनों धनात्मक है या दोनों ऋणात्मक है या कैसे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अल्फा और बीटा इस द्विघात समीकरण के मूल है। अल्फा इंटू बीटा 3 है उसने कहा है। उसके अलावा उसने ये कहा है कि ए बी सी समांतर श्रेणी में है, और आपसे कहा अल्फा प्लस बीटा बताइए क्या होगा। चलो देखते हैं, सारी चीज़ों को लाइन से यूज करते हैं हम। हमें उसने द्विघात समीकरण में अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 3 दिया। अल्फा इंटू बीटा आप सभी को पता है c/a होता है, यहाँ से c इक्वल टू क्या मिल गया मुझे, 3। ठीक है, फिर उसने क्या कहा,
ए बी सी समांतर श्रेणी में, तो आपको पता होगा ए बी सी समांतर श्रेणी में होने पर b इक्वल टू ए प्लस सी बाई 2 होता है। 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, c की वैल्यू रख दी, यहाँ 3 है, क्या बन गया फिर 4 है। क्लियर है। यहाँ से b बटा a का मान कितना आया, 2 आया, ये भी दिख रहा है आपको। अब आपसे क्या पूछा, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बटा ए। b बटा ए 2 आया, तो माइनस बी बटा ए कितना हो गया, -2। क्लियर है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, ठीक है, आपको बस समझना था। जो चीजें दी हुई थी मोलों के गुणा से आपको जो मिला वो मैंने लिख दिया, फिर एबीसी के समांतर श्रेणी में होने से जो मिला वहां पर सी पुट किया, तो मुझे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मिल गई। नेक्स्ट क्या है, चलिए, एक द्विघात समीकरण दिए उसने और उसके मूलों में एक संबंध दिया है, दिख रहा है बोर्ड पे, और आपसे ए का मान पूछा है जो यहाँ पर यूज हो रहा है, उस ए का मान क्या है। चलो देखो, एक प्रतिबंध उसने दिया है, क्या एक मैं लिख सकता हूं क्या, अल्फा प्लस बीटा वाला, यहां से बताना कितना आएगा, 6 आएगा। माइनस बी बाई ए करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 6। तो एक उसने दिया था, एक मैंने लिखा। इन दोनों से जब हम देखते हैं तो अल्फा का मान जो है वो आपको हल करने पर 4 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अल्फा मीन्स आपको एक मूल मिल गया है, मूल समीकरण को संतुष्ट करता है हमेशा, तो 4 इसमें रख दो, आपको आंसर मिल जाएगा क्वेश्चन का। 4 रखने पर कितना मिलेगा आपको, 16 माइनस 24 प्लस a इक्वल टू 0। यहाँ से a का मान कितना हो गया, आप देख सकते हैं कितना हो गया, 8। तो क्वेश्चन का आंसर कितना है हमारा, 8। क्लियर है आपको, बहुत आसान था। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से मूलों के योग और मूलों के गुणा की हेल्प से हम जो है क्वेश्चन के काफ़ी आंसर्स जो हैं, काफ़ी क्वेश्चंस के आंसर्स बता सकते हैं। देखिए, अब एक समीकरण के मूलों का योग दिया गया है -1 है, और व्युत्क्रमों का योग दिया हुआ है, और समीकरण पूछिए क्या होगी। देखो, मूलों का योग दिया गया है हमें -1। अब हमें पता है कि हमें मूलों के गुणा की आवश्यकता है, तभी हम समीकरण बता पाएंगे। उनके व्युत्क्रमों का योग भी दिया हुआ है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा दिया हुआ है, व्युत्क्रमों का योग का मतलब है ना। इससे देखते हैं मूलों का गुणा आता है क्या। यहाँ लघुत्तम लिया हमने, अल्फा इंटू बीटा, ऊपर बन गया अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रखी आपने -1, ये बन गया -1 अपॉन अल्फा बीटा इक्वल टू 1/6। यहाँ से अल्फा बीटा बन गया -6, है ना। ये लीजिए, मूलों का गुणा आ गया, तो मूलों का गुणा आ गया, मूलों का योग आ गया, आप लोग रख देंगे, तो आपको द्विघात समीकरण इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा आप बता सकते हैं। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आंसर है, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आंसर है। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। नेक्स्ट, समीकरण के वास्तविक हलों की संख्या पूछी कितनी होगी, तो आप कहोगे सर द्विघात समीकरण है, 2 आंसर होंगे, तो इस पे 2 पे टिक कर लेते हैं। बट देखो, द्विघात समीकरण x में नहीं है ना, द्विघात समीकरण मापांक x में है। थोड़ा सा देखो, सोचते हैं क्या होगा। इसके गुणनखंड करेंगे तो एक आएगा मापांक x -1, एक आएगा मापांक x -2। ये तो पता है ना आपको, दिख रहा है आपको, है ना। यहाँ से क्या बना, मापांक x बराबर 1, और यहाँ से क्या बना, मापांक x बराबर 2, है ना। अब देखो, मापांक x बराबर 1 है, तो x बराबर कितना होगा, +-1। मापांक x बराबर 2, तो x बराबर कितना होगा, +-2। अब देखो आंसर कितने हो गए हमारे, 4। तो इस क्वेश्चन के आंसर कितने हैं, 4। क्यों, क्योंकि x की जगह कौन यूज हो रहा था, मापांक x यूज हो रहा था। उस वजह से ऐसा नहीं है कि आंसर 2 आएंगे, आंसर 2 नहीं आएंगे, आंसर कितने आएंगे, 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो, कह रहा है P और Q जो है 1 2 3 4 में से कुछ भी हो सकते हैं, और ऐसे कितनी समीकरणें हो सकती है जिनके मूल वास्तविक हो। ठीक है, ऐसे आप कितनी समीकरणें बना सकते हो यदि P और Q का मान 1 2 3 और 4 में से कुछ है। ठीक है, जो समीकरणें कैसी होनी चाहिए, वास्तविक होनी चाहिए। देखो, वास्तविक होने का
मूलों के वास्तविक होने का प्रतिबंध क्या है आप सभी को पता है, d मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। d मतलब अपना b² माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना। अब आप यहाँ से abc के मान रखेंगे तो क्या बनेगा, q² माइनस 4p ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से क्या बना, q² ग्रेटर देन इक्वल टू 4p है ना। तो देखो मूलों के वास्तविक होने का प्रतिबंध लगाने से मुझे क्या मिला, q² ग्रेटर देन इक्वल टू 4p। अब आप बताओ ऐसे कौन कौन से मान संभव है जो इस कंडीशन को संतुष्ट करेंगे। मैं q को 4 कर दूं, q को 4 कर दूं और p को 1 करूं तो आपको पता है संतुष्ट करेगा। 2 कर दूं तो भी संतुष्ट करेगा, भाई ये तो 16 हो गया और ये 8 हुआ। 3 कर दें तो भी संतुष्ट करेगा और 4 कर दें तो भी संतुष्ट करेगा। देखते जाओ आप लोग, q को 4 कर दें हम और p को 1 लें या 2 लें या 3 लें या 4 लें तब तक संतुष्ट करता जाएगा है ना। तो 4 तो मान ये हो गए और मैं q को 3 करूं तो p को 1 कर सकता हूं, 2 कर सकता हूं और 3 कर सकता हूं। समझो आप q का आपने 3 किया तो यहाँ 9 हो गया है ना। q को आपने 3 किया तो यहाँ पर जो है कितना हो गया, 9 हो गया। तो मैं ये p का मान 3 तो नहीं ले सकता है ना। p की जगह 1 लूँ या p की जगह 2 लूँ तो चल जाएगा। तो 2 मान ये हो गए, 4 ये हो गए, 6। और यदि मैं q को 2 कर दूं और p को 1 कर दूं, q को 2 और p को 1 कर दें तो यहाँ पर 4 हो जाएगा और यहाँ पर 4 हो जाएगा, वो भी संतुष्ट करेगा। तो देखो जो मेरे पास ऑप्शन है वो है 7 है ना। q को 4 करें, p को 1 या p को 2 या 3 या 4, तो 4 ऑप्शन ये हो गए, 2 ये हो गए, 1 ये हो गया। तो मेरे पास जो p और q के उपलब्ध मान थे उनमें से 7 मान ऐसे हैं जो मूलों के इस वास्तविक होने के प्रतिबंध को संतुष्ट करते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा, 7। समझ गए आप लोग, ठीक है। तो इस प्रकार से काफी क्वेश्चंस बनते हैं। अब चलो हम देखते हैं क्या कहा इसने। अल्फा और बीटा इस समीकरण के मूल है, तो अल्फा की घात 5 प्लस बीटा की घात 5 कितना होगा, सॉल्व करते हैं। अल्फा प्लस बीटा सबसे पहले लिखता हूं मैं और अल्फा इंटू बीटा लिखता हूं। बताओ अल्फा प्लस बीटा यहां से कितना आएगा, 2 आ जाएगा और अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा, 4। ये क्लियर है। अब मैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पता करना चाहूँगा। क्या पता करना चाहूँगा, अब मैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पता करना चाहूँगा और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब पता करते हैं, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना अल्फा की घात 5 प्लस बीटा की घात 5 इनको गुणा करने से आएगा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किस फॉर्मूले से आएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और ये अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। मान रखते हैं, यहाँ आपने रखा 2 तो ये बन गया 4, फिर माइनस 8, 4 माइनस 8 कितना हो जाएगा, माइनस 4। यहाँ आपने मान रखा तो ये बन गया 2 का क्यूब 8 माइनस 3 इंटू 4 इंटू 2, 8 माइनस कितना हो गया, ये 24 कितना आ गया, माइनस का 16। तो ये हमने देखा हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू मिली, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू मिली। अब इनको गुणा करते हैं और इधर भी गुणा करते हैं। इधर माइनस 4 इंटू माइनस 16 कितना हो जाएगा, आपको पता है 64, ठीक है। इधर क्या आ जाएगा, देखो अल्फा की घात 5 प्लस बीटा की घात 5 प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर। यहाँ से अल्फा की घात 5 प्लस बीटा की घात 5 का हमें मान देना है। इनमें से अल्फा बीटा का होल स्क्वायर कॉमन लो, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 64 हो गया, ठीक है। अब हम मान रख देते हैं यहाँ पर भी मूलों के योग और गुणा की। अल्फा बीटा का गुणा 4 है, 4 का स्क्वायर 16 और योग 2 है, रख दिया हमने। बताओ ये कितना हो गया, 32, और 32 इसमें से घट जाएगा तो अल्फा की घात 5 प्लस बीटा की घात 5 का मान कितना मिलेगा, हमें 32 मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन का आंसर दिया। क्या किया, सबसे पहले मूलों का योग और हमने गुणा लिखा,
फिर हमने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को पता किया, फिर हमने इनको गुणा किया, जिससे हमें क्वेश्चन का आंसर मिल गया। एनडीए में ये क्वेश्चन आया हुआ है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, सपोज कीजिए द्विघात समीकरण जो है दूसरी होती, ये नहीं होती, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 होती, तो फिर हम क्या करते? इसका मान पता करने के लिए, किसका मान पता करने के लिए? द्विघात समीकरण ये ना देकर आपको एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 दे देता और फिर कहता कि अल्फा की घात 5 प्लस बीटा की घात 5 ज्ञात कीजिए, तो मैं क्या करता, यहाँ से चुपचाप मूल लिख लेता, क्योंकि यहाँ मूल निकालना आसान है। तो ये लो अल्फा मिल गया, ये लो बीटा मिल गया, है ना। अब अल्फा की घात 5 प्लस बीटा की घात 5 तो बहुत आसान है, कितना आएगा, 1 की घात 5 प्लस 2 की घात 5। कर सकते हैं आप लोग सभी, समझ रहे हो? आंसर कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा, है ना। ठीक है, तो द्विघात समीकरण जब ये है तब तो मूल ज्ञात करने आसान थे, तो वैसे करके जोड़ लेंगे, लेकिन द्विघात समीकरण ये होने की वजह से मैंने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब पता करके क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो इस तरह के और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और भी चैप्टर्स हैं, वो हमें डिस्कस करने हैं। ये तो हमारी डेमो क्लास थी जिसमें हमने द्विघात समीकरण का कुछ हिस्सा डिस्कस किया है और कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो देखो फिर से हम देखते हैं कि आज की हमारी इस क्लास में हमने जो है क्या क्या पढ़ा है। देखो सबसे पहले हमने ये कहा कि जो द्विघात समीकरण है वो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होगी, और मूल ज्ञात करने हैं तो या तो गुणनखंड करके हम ज्ञात करेंगे या श्रीधराचार्य के सूत्र से ज्ञात करेंगे। और यहाँ पर माइनस आएगा, प्लस लगाया हुआ था, तो एक मूल माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a और एक माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। तो इस तरीके से ये दोनों मूल हम ज्ञात कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमने ये देखा कि d जो है यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac वो मूलों की प्रकृति डिसाइड करता है। यदि d ग्रेटर देन 0 है तो मूल वास्तविक के साथ साथ भिन्न भिन्न हो जाएंगे, d 0 है तो मूल जो है समान हो जाएंगे, और यदि d ऋणात्मक है तो मूल सम्मिश्र होंगे और इस फॉर्म के होंगे, मैंने आपसे कहा था आज। और यदि d जो है वह एक पूर्ण वर्ग है तो मूल हमें कैसे प्राप्त होंगे, फिर उस स्थिति में हमें मूल जो है परिमेय प्राप्त होंगे। और यदि d जो है वो पूर्ण वर्ग नहीं है तो इस स्थिति में मूल कैसे प्राप्त होंगे, यहाँ लिखा हुआ है अपरिमेय प्राप्त होंगे, दिख रहा है आपको ये। ठीक है, मूल अपरिमेय कब प्राप्त होंगे, जब d जो है वो पूर्ण वर्ग नहीं है। और यदि एक मूल हमें p प्लस रूट क्यू दिखता है तो दूसरा कैसा होगा, p माइनस रूट क्यू। तो फिर हम ये देखा था आज कि यदि हमें मूलों का योग और मूलों का गुणा लिखना है तो वो माइनस b/a और c/a से प्राप्त होगा। और ये जो मूलों का योग और गुणा है ये द्विघात समीकरण को ज्ञात करने में भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। उसके बाद देखिए हमने सबसे लास्ट में ये देखा कि ये मूलों के कुछ सम्मित फलन है जो मूलों के योग और गुणा की सहायता से ज्ञात किए जाते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, या अल्फा की घात 4 प्लस बीटा की घात 4, इस तरह के बहुत सारे मूलों के सम्मित व्यंजक हैं जो हमें जो है मूलों के योग और गुणा में उन्हें चेंज करके जो है ज्ञात किए जा सकते हैं। तो इस तरह से द्विघात समीकरण में और भी काफ़ी चीज़ें हमें पढ़नी है। आज की हमारी ये डेमो क्लास थी जिसमें हमने जो है थोड़ा सा इसका बेसिक पार्ट डिस्कस किया है। तो इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग क्लासेस के लिए आप जो है हमारे साथ जुड़े रहिए।